हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और आप लोग देख रहे हैं जो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, जो 5 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होना है। उसी के रिलेटेड योरपीडिया का जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के 2 मेन कंपोनेंट, एक कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टॉपिक्स 11 टॉपिक्स और एक 6 जनरल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी आता है, उससे रिलेटेड मॉड्यूल। और आज का जो मेरा लेक्चर है वो जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो टॉपिक्स हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो जो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है गुजरात गवर्नमेंट की 2023, उसके बारे में है। रीसेंट पॉलिसी है, मेरे को लगता है बहुत से क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं क्योंकि ये रीसेंट डॉक्यूमेंट है और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है। और गुजरात में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट भी लग रहा है, और गुजरात जो स्टेट है अलॉन्ग विद राजस्थान वो बहुत अच्छा कर रही है हार्नेसिंग ऑफ सोलर एनर्जी में। तो गुजरात स्टेट के अपने एम्बिशियस टारगेट्स हैं और उनको मीट करना चाहती है गुजरात स्टेट। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं इस पॉलिसीज़ की एंड में, जैसे योरपीडिया में आप जानते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस का फ्रेम किया जाता है, क्वेश्चंस आपके लिए, आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और जो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, अगर आपने देखा होगा तो कई बार वो एक ही डॉक्यूमेंट से 6, 7, 10 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट पेपर सेटर को पसंद आ गया कि साहब इसी में से क्वेश्चन पूछने हैं, तो बड़ी बात नहीं है, वो बहुत से क्वेश्चन इसी में से पूछ लेंगे। हमने सारा डॉक्यूमेंट कवर किया है ढंग से, ये डॉक्यूमेंट के बेस पे सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का ये जो आप मॉड्यूल देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये 139 सीट्स का जो मॉड्यूल है जिसका एग्ज़ाम अक्टूबर 2025 में आपका होगा। और इसमें ये आपके जनरल स्टडीज़ के 100 मार्क्स हैं, आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 200 नंबर हैं, और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग 200 नंबर डिवाइड हैं फर्दर आपके 11 कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में और 6 आपके नॉन कोर सब्जेक्ट्स में। जो नॉन कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको जनरल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हमने बोला है, और जनरल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं उसका वेटेज अगर आप देखेंगे 25% है। दैट मीन्स आपके 200 में से 50 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ये प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर का एनालिसिस 2017 से लेके 21 तक का जो एनालिसिस है, ये सारे का सारा एनालिसिस वो है फ्रेंड्स। और ये लास्ट के जो 6 टॉपिक हैं जिसमें आपका ये सारे का सारा इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंजर्वेशन ऑडिटिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग सिस्टम्स, गुजरात इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग पॉलिसीज़, आज का जो मेरा लेक्चर है वो इसी में से है। और गुजरात गवर्नमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, पॉलिसी डॉक्यूमेंट 2023। पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो ये डॉक्यूमेंट नहीं था और इस बार आया है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट। ये सारा डिटेल में मेंटर्स ने, योरपीडिया के मेंटर्स ने आपको सारा दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का हमारा लेक्चर, गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023। डॉक्यूमेंट इसका मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। आप में से जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, और जिन्होंने योरपीडिया का मॉड्यूल अभी तक स्टार्ट नहीं किया स्टार्ट कर दीजिए। ऐसी जॉब्स बार बार नहीं आती। अगर आप सीरियस है इस जॉब के लिए तो आपको योरपीडिया का मॉड्यूल लेके ही प्रिपरेशन आगे करना है, क्योंकि उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि गुजरात पावर सेक्टर जो है, गुजरात का जो पावर सेक्टर है उसमें कितना परसेंट रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है। एज ऑफ नाउ दैट इज 12%। लेकिन ऑब्वियसली इंडिया या गुजरात हम 50% रिन्यूएबल एनर्जी से चाहते हैं, तो कोल और गैस का परसेंटेज हम कम करना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट अभी ये 80% है, और जबकि बाकी सारा मिला के 20% है, और इसी को हम ज़्यादा करना चाहते हैं। कोल और गैस फॉसिल फ्यूल्स हैं, इसका परसेंटेज हम कम करना चाहते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी का परसेंटेज हम बढ़ाना चाहते हैं। और ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये उसी से रिलेटेड हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एम्बिशियस पॉलिसीज़ के पॉइंट्स हैं वो ये हैं, आप इसको देख सकते हैं वीडियो को थोड़ा सा रोक के। इसका मेन ये है कि इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन भी चाहिए। 5 लाख करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है इसको अचीव करने के लिए वो अकेले गवर्नमेंट से नहीं आ सकती, वो पब्लिक प्राइवेट से ही आएगा, कंट्रीब्यूशन से आएगा। और इसका एम्बिशन है कि 2030 तक। अबे 2030 वर्ड कहाँ से आया है? अगर आप देखोगे देयर इज अ टर्म कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 17 गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर आते हैं। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था, और उसमें ये बोला गया था कि 2030 तक हम इन 17 गोल्स को अचीव करेंगे। आज 2025 चल रही है, 5 साल और हैं, तो 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मीट करने के लिए हर स्टेट, हर कंट्री के अपने टारगेट्स हैं। और उसमें गुजरात गवर्नमेंट ने रखा है कि 50% एनर्जी की रिक्वायरमेंट हम, ये जो आपको 12% मैंने दिखाई, ये इसको हम कितना कर लेंगे, 50% कर लेंगे, जिसके अंदर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, मेजर एनर्जीज हैं गुजरात के अंदर। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और विंड, उनका टारगेट कितना है वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमने 2030 तक 50% का टारगेट रखा है। दूसरा, सोलर से हम 36 गीगावाट
और हम विंड से 143 गीगावाट की हार्नेसिंग कर सकते हैं। और बेसिकली ये कैपेसिटी है, ये गवर्नमेंट की अपनी जो है गुजरात स्टेट, उसमें बेसिकली हम चाहते हैं कि इतना सोलर और इतना विंड को हम हार्नेस करें, जिसके लिए इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये बेसिकली उसका क्रक्स है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहा है, वो हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी में जिसमें अलग अलग तरह की रिन्यूएबल एनर्जीज को हम हार्नेस करेंगे, वो गुजरात में ही बन रहा है। इससे पहले कि गुजरात के बारे में हम एनर्जी के बारे में बात करें, हम पूरे कंट्री का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है इंडिया की वो 200 गीगावाट है और 500 गीगावाट नॉन फॉसिल का टारगेट है 2030 तक। तो इंडिया कितना फॉसिल एनर्जी जनरेट करना चाहता है 2030 तक, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टाइम पूरा होगा, दैट इज 500 गीगावाट। अब हर स्टेट ने अपना टारगेट रखा है। जैसे आपने देखा कि गुजरात ने भी अपना टारगेट रखा है, इतने गीगावाट सोलर, इतने गीगावाट विंड, तो गुजरात ने भी टारगेट रखा है। तो पूरा कंट्री का टारगेट है 500 गीगावाट। और इंडिया ने यह भी टारगेट रखा है कि हम नेट जीरो, मतलब जितना कार्बन एमिशन करेंगे उतना कार्बन सिंक करेंगे, तो नेट जीरो हम 2070 तक मीट कर लेंगे। और नेट जीरो को मीट करने के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जीज को ज़्यादा आगे लेके आना पड़ेगा। अगर आप कंट्री में देखेंगे कौन सी स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में, तो सबसे नंबर टॉप पे जो आते हैं, ऑलमोस्ट राजस्थान और गुजरात टॉप पे हैं, 29.5 और 30 गीगावाट। तो ये बहुत अच्छा एक टारगेट है राजस्थान और गुजरात। और अच्छी बात यह है कि शायद दोनों स्टेट्स में जो सिचुएशन है वो कंड्यूसिव है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को लेके, इसलिए राजस्थान और गुजरात बहुत अच्छा कर रही हैं रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में कंट्री में, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड कर्नाटका। अब तमिलनाडु और कर्नाटका में भी क्या है कि वहां पे विंड, क्योंकि कोस्टल रीजन है, तो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी हार्नेसिंग अच्छा होता है, इक्वेटर के पास है। तो हर स्टेट का अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं और ऑब्वियसली उस स्टेट ने उनको यूज भी किया है। तो ये 4 स्टेट्स हैं। अब ये 4 स्टेट्स का डिटेल, इसमें गुजरात में अगर हम आ जाएं तो 29.5 गीगावाट अभी हम बेसिकली हार्नेस कर रहे हैं, और सोलर और विंड से हम और हार्नेस करना चाहते हैं 2030 में, जिसका टारगेट मैंने आपको बता दिया। अब गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के ऊपर आते हैं फ्रेंड्स। इसमें हमें क्या याद करना है, इस पूरे डॉक्यूमेंट को आप देखेंगे तो मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट का स्क्वीज करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने लाया हूं, जो मेरे को लगता है कि आपको याद करने हैं। डॉक्यूमेंट बनाना नहीं है, ये डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा आपके पैनल के ऊपर, अगर आप यूपीडीए पैनल पे तो आपको मिल जाएगा। तो आप इस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करो और याद करो। तो क्या याद करना है कि साहब हम 50% रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक जो है, इस पॉलिसी में क्या लिखा है, 50% एनर्जी आपकी रिन्यूएबल से आनी चाहिए। कब तक? 2030 तक। कितना इन्वेस्टमेंट है? 5 लाख करोड़। कौन करेगा? प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के। और कितना एकड़ लैंड इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए चाहिए? अगर हमें बहुत बड़े फार्म्स बनाने हैं, वर्ल्ड के सबसे बड़े फॉर्म हाइब्रिड सोलर एनर्जी, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी के बनाने हैं, तो 4 लाख एकड़ लैंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये डाटा इंपॉर्टेंट होता है। तो कितना सोलर और कितना विंड? 36 गीगावाट और 143 गीगावाट सोलर एंड विंड। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो कितना हो गया? 180 गीगावाट के आसपास हो गया। और पूरे कंट्री में कितना होना है? 500 गीगावाट। उसमें से 180 कहां से? गुजरात का अपना टारगेट है, 2030 तक का टारगेट है ये। और मेजर एनर्जी कौन सी हैं? सोलर, विंड और हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है भाई साहब? सोलर और विंड का कॉम्बिनेशन। तो एक पावर प्लांट जहां पे अगर हमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट बनाना है, तो वहां पे हमें इन दोनों को मिक्स करके एनर्जी क्रिएट किया जा सकता है, राइट। इन्वेस्टमेंट को हमें प्रमोट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी पड़ेंगी। तो सोलर में हम ग्राउंड माउंटेड, रूफटॉप, फ्लोटिंग, कैनाल। फ्लोटिंग मतलब रिवर के ऊपर भी लगाया जा सकता है, कैनाल के ऊपर लगाया जा सकता है, कैनाल है उसके ऊपर रूफटॉप पे लगाया जा सकता है, ग्राउंड पे लगाया जा सकता है, तो ये सारे लगाए जा सकते हैं। विंड और सोलर हाइब्रिड। एक चीज का ध्यान रखना, ये पॉलिसी ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया की बात नहीं करती। ये पॉलिसी बात करती है सोलर की, विंड की, और सोलर और विंड के हाइब्रिड की। ये एनर्जीज की ये पॉलिसी बात करती है। करंट कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है गुजरात की? वो 21.6 गीगावाट, और इसमें 11 गीगावाट अभी ऐड किया गया है, पर अभी एडिशनल है। अगर आप देखेंगे तो जब ये डॉक्यूमेंट आपका लिखा गया था उसके बाद भी एडिशन हुआ है। तो 36 गीगावाट, 143 गीगावाट, ये मैंने आपको बता दिया। और पीरियड इसमें इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिसी कब आई? 4 अक्टूबर 2023 को दिस पॉलिसी केम इनटू फोर्स एंड इनटू इफेक्ट, एंड सितंबर 30, 2028 को हमें इसको मीट करना है। तो डेट्स इंपॉर्टेंट है।
तो ये पॉलिसी कब आई और इस पॉलिसी का टेन्योर कब तक है, ऑपरेशन में कब तक रहेगा? 30 सितंबर 2028 तक ऑपरेशन में रहेगी। और इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? क्या इंडिविजुअल भी अपना कुछ बना सकता है? इसमें रूफटॉप प्रोजेक्ट बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। एमएसएमई, स्मॉल स्केल मीडियम एंटरप्राइजेस, कंपनीज, कोऑपरेटिव्स, तो मतलब कॉर्पोरेट, प्राइवेट भी कर सकता है, इंडिविजुअल कर सकता है, छोटी इंडस्ट्री, सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कैप्टिव यूज क्या होता है? थर्ड पार्टी सेल्स को, मतलब कैप्टिव यूज होता है कि मैंने एनर्जी प्रोड्यूस की और जो डिस्कॉम्स हैं उनको दे दिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज हैं जो आगे इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, लोगों को बांटती हैं, डिस्कॉम उनको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनीज होती हैं ये, और गवर्नमेंट डोमेन में, पब्लिक सेक्टर डोमेन में काम करती हैं। तो मैं एज इंडिविजुअल अगर 1 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूँ रिन्यूएबल एनर्जी, तो मैं उसको आगे बेच सकता हूँ। इसको कैप्टिव बोलते हैं कि मैंने दे दिया। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब मैं कितना बना सकता हूँ। थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नॉर्मली रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि साहब अगर आप इंडिविजुअल प्लेयर हैं तो आप इतने मेगावाट ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतना बड़ा प्लांट ही लगा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लगा सकते हैं। तो रूफटॉप जो है वो बेसिकली ग्रॉस मीटरिंग या नेट मीटरिंग, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये ग्रॉस मीटरिंग या नेट मीटरिंग होता क्या है। और ये GUVNL इसमें सारे के सारा टैरिफ डिसाइड करता है, गुजरात का ही एक बॉडी है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कितना यूनिट उसने ₹0.2 पर यूनिट उसने एवरेज GUVNL ने फिक्स किया हुआ है। तो कई बार ये प्राइस भी आपको इंपॉर्टेंट है कि GUVNL ने जो प्राइस लेना है, जो डिस्कॉम्स लेंगे आपसे, खरीदेंगे, उसका प्राइस कितना फिक्स किया है। गुजरात जो वितरण निगम है उसने कितना फिक्स किया है? तो ₹0.2, 20 पैसा पर यूनिट, ऑब्वियसली जितना यूनिट आप बेचेंगे। और नेट और ग्रॉस मीटरिंग भी इसमें अलाउड है। तो नेट और ग्रॉस मीटरिंग का मीनिंग नीचे एक्सप्लेन किया गया है। फ्लोटिंग है, कैनाल टॉप है, लैंड के ऊपर लगाया जा सकता है। सोलर प्रोजेक्ट कहाँ लगाए जा सकते हैं और आप किसको बेचोगे और कितने रुपए में बेचोगे और उसको कौन डिसाइड करेगा? छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। GUVNL इसमें टैरिफ डिसाइड करेगा, डिस्कॉम को आप बेच सकते हो, कितने रुपए में बेच सकते हो, और सोलर प्रोजेक्ट कहाँ लगाओगे। सिमिलरली विंड और हाइब्रिड टाइप ए है जिसमें विंड और सोलर को आप लगा सकते हैं, और नए जो है वो टाइप बी है। तो 2 तरह के हाइब्रिड प्रोजेक्ट, 2 तरह के आपके प्रोजेक्ट हैं। इस तरीके से आप इन दोनों प्रोजेक्ट्स को लगा सकते हैं। एक रिन्यूएबल एनर्जी पार्क भी है जिसका मिनिमम साइज 50 मेगावाट होना चाहिए, और ये GPCL इसको डेवलप करेगा, और बेसिकली कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दैट कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी पार्क आपने बनाना है तो उसमें मिनिमम कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए? तो आपने बोल दिया 50 मेगावाट उसकी कैपेसिटी चाहिए। बैंकिंग सेटलमेंट या एनर्जी सेटलमेंट के लिए हमें जो बैंकिंग है वो बिलिंग साइकिल बेसिस के ऊपर काम कर सकती है, और चार्जेस नहीं लगेंगे। रेजिडेंशियल सोलर यूज़र के लिए चार्ज नहीं लगेंगे। और बेसिकली आपको अनयूटिलाइज्ड एनर्जी है अगर सेटलमेंट पीरियड के बाद, तो उसकी कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ये लास्ट का पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर अनयूटिलाइज्ड है, एनर्जी यूटिलाइज नहीं हुई है, तो उसके लिए कोई सेटलमेंट पीरियड के बाद भी आपको कोई पेमेंट नहीं है उसका करने को। ग्रिड की अगर बात करें तो ये कुछ टेक्निकल रेगुलेशंस हैं, CEA, GERC, CERC, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। इनकी रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। और RTU इंस्टॉलेशन है, रियल टाइम डाटा ट्रांसफ़र भी इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो ग्रिड मतलब आपने इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बेचनी है, कहाँ पे कनेक्ट करनी है, कनेक्टिविटी आपको कैसे रहेगी। इंसेंटिव्स डिस्कॉम्स परचेज करेंगे, कम्पिटिटिव बिड होगा, और GUVNL ने इसका एवरेज रेट फिक्स किया हुआ है सोलर, एवरेज, विंड वगैरह के लिए। तो बेसिकली कम्पिटिटिव बिडिंग होगा। सो ये टर्म्स आपने याद कर लेनी, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो कम्पिटिटिव बिड आपको दिखना चाहिए वहाँ पे टर्म। विंड प्रोजेक्ट्स जो 25 साल बेसिकली इनका प्रोजेक्ट लाइफ हो चुकी है, उनको दोबारा से आप रिन्यू करवा सकते हो। और ये इसका कुछ रीपावरिंग ऑफ विंड प्रोजेक्ट का भी यहाँ पे फैसिलिटी दे रखा है। GUVNL इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, और नोडल एजेंसी जो है GEDA है, जो एक्रेडिटेशन देगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, और प्रोजेक्ट्स को ग्रीन सिग्नल देगा। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो GUVNL है। सस्टेनेबिलिटी, कार्बन क्रेडिट, जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर हैं वो कम्पिटिटिव बिडिंग बेसिकली रिटेन कर सकते हैं कार्बन क्रेडिट्स को, और उनके ऊपर ये टैरिफ्स ऑर्डर गवर्नमेंट के लागू होंगे। सो करंट कैपेसिटी, अगेन सेम डाटा फ्रेंड्स जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि 21.6 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी है। वो जो मैंने आपको, ये डाटा आपने याद रखना है क्योंकि उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट का डाटा है,
जो 2023 में आई थी, जो मैंने अभी आपको राजस्थान और गुजरात का डाटा दिखाया था 29, 20, 25, 28, 29, वो लेटेस्ट डाटा है इस साल का, 25 की बात कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट आपका 2023 का डॉक्यूमेंट है, तो इस डॉक्यूमेंट में ये डाटा दे रखा था, तो उस डाटा के हिसाब से आपको चीज़ों को याद करना है। और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है, तो रिन्यूएबल हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है सोलर प्लस विंड इसमें आएगा। सो ये अगेन जो हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, उसी के ऊपर आपका ये सारे का सारा दोबारा इन्फॉर्मेशन। तो इंसेंटिव ये होता है कि आपको अगर एनर्जी पार्क में काम करना है तो गवर्नमेंट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाता है 50 मेगावाट, लेकिन आपका होना चाहिए कैपेसिटी, और गवर्नमेंट की लैंड आपको कंसेशनल ग्राउंड्स पे, कंसेशनल प्राइस पे मिल जाती है। रेगुलेटरी और टेक्निकल प्रोविजंस भी होते हैं, जैसे एनर्जी सेटलमेंट और बैंकिंग के लिए, ट्रांसमिशन एंड चार्जेस, रीपावरिंग विंड प्रोजेक्ट्स, कार्बन क्रेडिट बेनिफिट्स। तो ये बेसिकली कुछ प्रोविजंस हैं जो आपको स्टिक करने पड़ते हैं, राइट। सो दीज आर सम टेक्निकल प्रोविजंस। परचेज करेगा डिस्कॉम, मैंने आपको बताया डिस्कॉम आपसे परचेज करता है और करता है कंपिटिटिव बिडिंग के थ्रू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, कंपिटिटिव बिडिंग होगा, और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में जो आपके पावर परचेज की जाएगी वो डिस्कॉम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज करती हैं। सोलर प्रोजेक्ट जो 4 मेगावाट का है और विंड प्रोजेक्ट जो 10 मेगावाट का है वो कंपिटिटिव बिडिंग से वो एग्जम्प्टेड है, राइट। और डिस्कॉम जो खरीदता है वो GUVNL ने जो 20 पैसा पर यूनिट फिक्स किया हुआ है उसके बेस पे खरीदता है। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी डिपॉजिट पर मेगावाट 5 लाख रुपए आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। रीपावरिंग ऑफ विंड प्रोजेक्ट, अगर आपको ओल्ड इनएफिशिएंट विंड टर्बाइन 25 साल की कमीशनिंग हो चुकी है, उनको रीपावर करना है विदिन 6 मंथ्स, तो आप कर सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। फैसिलिटेशन, इम्प्लीमेंटिंग, फैसिलिटेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग जो बॉडी है वो GUVNL है, और स्टेट नोडल एजेंसी जो है वो गैडा है, GEDA। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया। एनर्जी सेटलमेंट और ग्रिड चार्जेस की मैंने बात की। अब कितनी तरह के प्रोजेक्ट्स इसमें कवर्ड है फ्रेंड्स, वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया। सोलर, विंड, विंड सोलर हाइब्रिड, ये प्रोजेक्ट्स उसमें कवर्ड है। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज़ के ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हमने ओवरऑल ऊपर डिस्कस किए, इनको एक बार फिर से आप देख लेना, इनको गो थ्रू कर लेना आप। और ये उसके ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें चॉइस में कोई एक चॉइस दे देगा। सप्लाई डे टाइम पावर टू एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स, रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, प्रमोट डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। डिसेंट्रलाइज्ड मीन्स और लोगों को इसमें चांस दिया जाए। इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, स्किल एनहांसमेंट। तो इसको एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव्स पता लग जाएगा क्या आप लिख सकते हैं। कुछ एब्रीवेशंस और डेफिनेशंस इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ग्रॉस मीटरिंग क्या होता है, ये वो मैकेनिज्म है जिसमें सारी एनर्जी जो जनरेट करते हैं सोलर रूफटॉप, वो डिस्कॉम्स को दे दी जाती है, जो पर्टिकुलर एक रेट फिक्स किया है उसके ऊपर। ग्रॉस मीटरिंग क्या आप इनको दे दो, तो ये रेट फिक्स कर दिया और इस पर आप इनको दे दो प्राइस। ये जो फिक्स किया है गुजरात UVNL ने, उसके रेट के ऊपर आप डिस्कॉम्स को दे दो। कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट्स मीटिंग द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो इलेक्ट्रिसिटी रूल में है 2005 में, और वो कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट्स हमने वहाँ पे डिस्कस किया था इस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर भी। तो उसका मीनिंग यही होता है कि आपने अपना एक प्लांट क्रिएट किया, जो एनर्जी जनरेट की वो आपने बेची। सो प्रोजेक्ट डेवलपर और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलपर बेसिकली जो सोलर और विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्कॉम्स, हाइब्रिड A टाइप प्रोजेक्ट, हाइब्रिड B टाइप प्रोजेक्ट्स, इनको थोड़ा सा देख लेना। नेट इम्पोर्ट मीन्स नेट एनर्जी कंज्यूम्ड, रूफटॉप एनर्जी जनरेशन, आपने जितना कंजम्पशन किया उसके बाद आपने इसको बेच दिया। सो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी एट्रीब्यूट का होता था एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट, जो RE प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बोलते हैं। सेटलमेंट पीरियड बेसिकली बैंकिंग फैसिलिटी, बेसिकली ये वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन को नेट ऑफ अगेंस्ट कंज्यूमर्स कंजम्पशन बिलिंग साइकिल बेसिस पे करना होता है। नेट बेसिकली आपको उसमें प्रॉफिट जनरेट करना होता है कि आपका जितना पैसा इन्वेस्ट किया है अब आपका ब्रेक इवन हिट हो रहा है उसमें। रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया फ्रेंड्स, मिनिमम कैपेसिटीज़ की 50 मेगावाट चाहिए। सो गुजरात जो सोलर एनर्जी पॉलिसी 2021 है और गुजरात विंड पॉलिसी 2016 है। नाम याद कर लेना कि सोलर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गुजरात सोलर पॉलिसी 2021 में, और गुजरात प्रोजेक्ट्स जो आपके विंड प्रोजेक्ट्स हैं वो विंड पॉलिसी 2016 में रजिस्टर्ड किए जाते हैं।
राइट। अब इन दोनों की पॉलिसीज़ को मिला के रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 आ गई है। तो ये पहले के जो आपके लॉस थे और अब 23 का लॉ आ गया है। अब ये जितना भी मैंने डिस्कस किया फ्रेंड्स, उनके बेस पे क्वेश्चंस, एंड आई एम वेरी श्योर ये क्वेश्चंस आप डिटेल में करोगे और इन क्वेश्चंस से आपको और आइडिया मिलेगा कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो पॉलिसी जो है वो 50% जो इलेक्ट्रिक पावर है वो रिन्यूएबल एनर्जी से 2030 तक अटेन करना चाहती है। और ऑपरेटिव पीरियड मैंने आपको बताया कि 4 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर 2028 तक है, 5 साल का है पीरियड। तो आपके ग्रीन हाइड्रोजन इसमें नहीं आता। क्या कोई कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शन है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने के ऊपर? आंसर है नहीं, कोई ऐसे कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। डिस्कॉम्स अप टू 4 मेगावाट कैपेसिटी प्री फिक्स्ड लेवलिंग टैरिफ, प्री फिक्स्ड लेवलाइज्ड टैरिफ के बेस पे ले सकते हैं, और वो GUVNL ने 20 पैसा पर यूनिट रखा हुआ है। पार्क साइज क्या है? 50 मेगावाट। तो जितना फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया है ना, उसी में से मेरे को लगता है वो आपको क्वेश्चन फ्रेम करेगा जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। और ये बहुत से क्वेश्चंस इनके प्रैक्टिस कर लेना आप, ये डॉक्यूमेंट आप ले लो, और ऐसे ही बहुत से और पॉलिसीज़ और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो इसमें कवर किए गए हैं। और मेरे को लगता है एग्जाम्स के लिए सफिशेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन फ्रेम होंगे। आप करते चले जाइए, यूपीडीए जो आपको प्रोवाइड कर रहा है उसको रिवीजन करते जाओ, उसी में से मेरे को लगता है क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। और ये इजी आपके मार्क्स होते हैं। अगर आपने गो थ्रू किए होंगे डॉक्यूमेंट, आपने पढ़ा होगा ढंग से, तो आप एग्ज़ाम में इसको निकाल सकते हैं। सिंपल कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। 200 क्वेश्चन हैं आपको कम टाइम में सॉल्व करने हैं, उसमें से 50 क्वेश्चन कम टाइम में आप जल्दी स्पीड के साथ इनको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।